वंदे मातरम साथियों। वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस सीरीज में हम लोग इस किताब के चैप्टर 5 पर बात कर रहे हैं और क्लास 4 आज का है होने वाला है। अध्याय 5 में 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, तो जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं किया है उसको जरूर कर लें, तब आगे की बात आपको समझ में आएगी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत में बहुस्तरीय नियोजन, यानी कि प्लानिंग का जो कार्य चल रहा था वो कई लेवल में था। यानी कि केंद्र स्तर पर नियोजन का कार्य चल रहा था, उसके नीचे जो है राज्य स्तर पे चल रहा था, फिर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और स्थानीय लेवल पर। तो इतने लेवल पे भारत में नियोजन का कार्य चल रहा था। लेकिन ये शुरुआत से ही नहीं था। कैसे नियोजन की ये बहुस्तरीय प्रणाली अपनाई गई भारत में, उसको समझेंगे। इसके अलावा केंद्रीय नियोजन यानी नियोजन का जो पहला लेवल है उसको भी हम लोग देखेंगे क्या है, और पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे। 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो इसमें से शुरुआती 7 पंचवर्षीय योजना और उसके बाद 2 वार्षिक योजना थी, उसको हम लोग देखेंगे। और उसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। भारत का आर्थिक इतिहास वास्तव में नियोजन का ही इतिहास है, इसीलिए नियोजन के इन सभी चीजों के बारे में आपको भलीभांति पता होना चाहिए। भारत में बहुस्तरीय नियोजन को समझते हैं पहले। तो देखिए, नियोजन की प्रक्रिया आजादी के बाद स्टार्ट हुई, लेकिन आजादी के पहले ही नियोजन की अवधारणा पर सहमति बन चुकी थी। इसी के कारण जो है आप जानते हैं कि एनपीसी का गठन भी 1938 में किया गया। लेकिन नियोजन की प्रक्रिया स्टार्ट होने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि 1960 के दशक में केंद्र द्वारा राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वो नियोजन को प्रशासन के निचले स्तर पर भी प्रोत्साहित करें। यानी कि राज्य स्तर पर भी होगा, उसके अलावा जो जिला, ब्लॉक और फिर लोकल लेवल पर, इतने लेवल पर जो है नियोजन की प्रक्रियाएं फिर 60 के दशक के बाद स्टार्ट हो गई। और इस प्रकार से लगभग 2 दशकों तक, 1980 के शुरुआती दशक तक हम देखते हैं कि भारत में बहुस्तरीय नियोजन हो रहा था। तो भारत एक बहुस्तरीय नियोजन वाला देश था। और बहुस्तरीय नियोजन वाला देश भारत क्यों बना, इस बात को भी थोड़ा समझ जाते हैं। तो देखो, नियोजन का जो कार्य है या नियोजन का की जो अवधारणा है वो किन देशों में अपनाई जाती है। सामान्यतः नियोजन की अवधारणा को समाजवादी या साम्यवादी देशों में अपनाया जाता है। भारत ने भी ऐसे देशों से ही यह अवधारणा ली है। अब भारत तो लोकतांत्रिक देश है, तो भारत में नियोजन की प्रक्रिया के साथ साथ जो लोकतांत्रिक एक एक्सपेक्टेशन है लोगों का, वो भी पूरा होना चाहिए। तो लोगों के लोकतंत्र के प्रति जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए बहुस्तरीय नियोजन का कार्य किया गया। यह कहीं ना कहीं नियोजन को विकेंद्रीकृत करने का प्रयास था। पूरी तरह से नियोजन को विकेंद्रीकृत नहीं किया गया, नहीं हो सका, लेकिन नियोजन को विकेंद्रीकृत करने का ही एक तरीका था बहुस्तरीय नियोजन। अब इसमें नियोजन की जो प्रक्रिया थी या कार्य जो था वो 5 स्तरीय होता था। उसमें पहला स्तर जो था वो केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, तीसरा उस तरह से जिला, और फिर चौथा ब्लॉक स्तर पर, पांचवा जो है स्थानीय स्तर पर। आज का हमारा जो क्लास होगा वो केंद्रीय स्तर पर नियोजन से संबंधित होगा, फिर पंचवर्षीय योजनाओं को भी हम लोग देखेंगे। तो केंद्रीय नियोजन तो राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए केंद्र सरकार की प्रेरणा से निर्मित व वित्त पोषित योजनाओं को केंद्रीय योजनाएं यानी सेंट्रल प्लान्स कहते हैं। राज्यों का भी अपना प्लान होता है, केंद्र का भी अपना प्लान होता है। तो केंद्र के योजनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय योजना, सेंट्रल प्लान्स कहते हैं। इसमें प्रेरणा जो है वो केंद्र सरकार की होती है और केंद्र सरकार की प्रेरणा से निर्मित होती है, और वित्त पोषण भी केंद्र के द्वारा ही किया जाता है। ऐसी योजनाओं को केंद्रीय योजनाएं कहते हैं। अभी हम केंद्रीय योजनाओं को अगर क्लासिफाई करें तो 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, या 3 तरह के केंद्रीय योजनाएं हैं। तो पहला जो केंद्रीय योजना है उसको 5 ईयर प्लान कहते हैं, यानी कि पंचवर्षीय योजना। 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना। उसके अलावा 20 सूत्री कार्यक्रम और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लेट्स, ये तीनों जो है वो केंद्रीय योजनाओं के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसमें सबसे प्रमुख जो है पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो कि एकदम से शुरू से हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सालों के बाद जो है 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम को आपको ऐड किया गया 1975 में, जबकि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को 1950-51 से अपना लिया गया था। तो शुरुआत जो है पंचवर्षीय योजना से ही हुई, लेकिन उसके बाद जो है 20 सूत्री कार्यक्रम को अपनाया गया 1975 में। उसके बाद जो है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लेट्स की अवधारणा को 1993 में अपनाया गया। अभी पंचवर्षीय योजनाओं पर कार्य होना बंद हो गया है, 20 सूत्री कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है, लेकिन सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अभी भी काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय नियोजन की प्रक्रिया आज भी चल रही है।
अब हम आते हैं पहले पर, यानी कि पंचवर्षीय योजना पर। अन्य जो बचा हुआ है यानी कि 20 सूत्री कार्यक्रम और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इस पर भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले पंचवर्षीय योजना पर काम करते हैं। तो यह केंद्रीय योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद निरंतर इन योजनाओं का कार्यान्वयन होता रहा। वो अलग बात है कि पंचवर्षीय योजनाओं को भी बीच बीच में रोका गया, कई बार जो है पंचवर्षीय योजना नहीं आ पाई। उन सब चीजों को हम आगे देखेंगे। पहले पंचवर्षीय योजना से काम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्लान जो है 1951 से 56 तक का था। नियोजन की प्राथमिकता, यानी इस योजना की प्राथमिकता, इस प्लान की जो प्राथमिकता थी, जो प्रायोरिटी था, वो एग्रीकल्चर था। और एग्रीकल्चर में क्या किया जाना था, गवर्नमेंट क्या करती, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में क्या करती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ एग्रीकल्चर के संदर्भ में सिंचाई परियोजनाओं पे काम करती। इसके अलावा जो विद्युत परियोजनाओं पे काम करते। कुल मिलाकर के बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं, जो पिछले क्लासेस में हम लोग ने बात किया था, तो बहुउद्देशीय योजनाओं पर इस योजना में कार्य किया गया। इस योजना में कई अन्य सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए जो विफल रहे। ये योजना सफल नहीं मानी जाती है। फोकस कृषि पे किया गया था। तो कृषि में भी जो सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, मुख्य रूप से उन्हीं पर फोकस किया गया। अन्य जो सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य से वो सफल उतना हो नहीं पाया। दूसरी योजना पे बात करते हैं। दूसरी योजना यानी सेकंड प्लान उसके ठीक बाद स्टार्ट हो गया। इसमें क्या किया गया, इसमें इस विकास नीति में तीव्र औद्योगिकरण पे बल दिया गया। पहले में एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया। ठीक है। और तीव्र औद्योगिकरण के कारण क्या किया गया, भारी उद्योगों पर यानी हैवी इंडस्ट्रीज और पूंजीगत वस्तुओं यानी कि कैपिटल गुड्स को प्राथमिकता दी गई। इन इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। प्राथमिक वस्तु का मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, यह भी पिछले क्लासेस में आप लोगों ने देख लिया था कि गुड्स को दो भागों में आप अगर बांट दो कि कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड। तो कंज्यूमर गुड यानी जिसका हम लोग कंज्यूम करते हैं, जिसका उत्पादन इसलिए किया जाता है ताकि उसको कंज्यूम किया जा सके, उसका उपभोग किया जा सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजों का भी उत्पादन किया जाता है जिसका तुरंत उपभोग नहीं करते हैं, बल्कि उस चीज का उपयोग करके और ज्यादा उत्पादन करते हैं। जैसे कि मान लो कि प्रिंटिंग प्रेस का उत्पादन मैंने किया, प्रिंटिंग प्रेस का उत्पादन किसी देश में किया जा रहा है, तो प्रिंटिंग प्रेस का उपभोग नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रिंटिंग प्रेस से और ज्यादा जो क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। वो उत्पादन में उसका उपयोग होना ही उपभोग हो गया, लेकिन डायरेक्टली कंज्यूम उसको एक तरह से नहीं किया जा रहा है। तो उस तरह की वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं। ठीक है। तो भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं पर फोकस यहां किया गया। इस योजना का विकास प्रोफेसर महालनोबिस ने किया था। इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। तीसरी योजना पे काम करते हैं। तीसरी योजना जो है थर्ड प्लान 1961 से 65 तक रहा। इस योजना के संदर्भ में एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि यह योजना 4 साल ही चल पाई। देख पा रहे हैं आप, ये योजना कितने साल तक चल पाई, मात्र 4 साल, 4 वर्ष। ठीक है। यहां पहली बार संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य पर विचार किया गया। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य था कृषि का विकास, लेकिन संतुलित क्षेत्रीय विकास पर फोकस, एग्रीकल्चर भी उसमें एक था। इस योजना के समक्ष कई सारे संकट उत्पन्न हो गए, इसीलिए यहां इस योजना के संदर्भ में देखें कि ये बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। वैसे पहली योजना भी, दूसरी योजना भी और ये तीसरी योजना भी बहुत ज्यादा सफल आप नहीं देखेंगे। ठीक है। इसके असफलता का कारण कुछ बताया जाता है, जैसे चीन के साथ युद्ध 61-62 में हुआ, लेकिन नेहरू जी की वहां गलत नीतियों पर दोष जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेहरू जी की नीति जो थी चीन के प्रति बहुत प्रैक्टिकल नहीं थी। ठीक है। चीन हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था और हम जो है वहां सोच रहे थे कि चीन हिंदी चीनी भाई भाई, वैसा हो नहीं पाया। और चीन ने भारत पर एक तरह से कह सकते हैं कि भारत मतलब दोस्ती, ऊपर से दोस्ती कर रहा है लेकिन पीठ पीछे जो है छुरा भोंक रहा है। ये चीन की वहां नीति दिखी, तो वहां नेहरू जी को भी दोषी ठहराया जाता है। पाकिस्तान के साथ युद्ध इसके अलावा हुआ, यहां भी नेहरू जी की नीतियां कई बार जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। इसके अलावा भयंकर सूखा की स्थिति हुई और उसके कारण अकाल की स्थिति हुई। और इन सब में एक और बात जोड़ लेते हैं कि नेहरू जी की मृत्यु भी हो गई। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा दौर था जो कि बहुत ही उठापटक का दौर था। युद्ध की स्थिति, अकाल की स्थिति, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति नेहरू जी की मृत्यु के बाद, क्योंकि नेहरू जी ने ही स्वतंत्रता के बाद से लेकर के 1964 तक नेहरू जी के हाथ में ही लोकतांत्रिक सरकार स्थित रही थी। वैसे लोकतांत्रिक सरकार में यह अपेक्षा की जाती है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में या एक ही
दल के हाथ में बहुत लंबे समय तक शासन ना रहे, लेकिन नेहरू जी के टाइम में ये हुआ और ये सब स्थिति बनी। इसके कारण वित्त की कमी, राजनीतिक अस्थिरता आदि आदि कारणों के कारण जो है ये योजना जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई, ये योजना असफल रही। इसके बाद जो है 3 वार्षिक योजनाएं चलाई जाती हैं, उसको कहते हैं 3 एनुअल प्लान्स। ये 1966 से लेकर के 1969 तक ये चीज होता है। तो युद्ध व वित्तीय स्थिति के बिगड़ने के कारण सरकार ने निर्धारित चौथे योजना जो कि स्टार्ट होनी थी उसके स्थान पर 3 वार्षिक योजनाएं लागू कर दी। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान में रखेंगे कि नेहरू जी जो है 64 तक रहे हैं, यहाँ 66 से फिर जो है 3 वार्षिक योजनाएं आ गई हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उनके टाइम में योजना बहुत ज्यादा, मतलब आप देखते हैं कि जो पिछली योजना थी यानी तीसरी योजना थी उन्हीं का वो टाइम रहा है। उसके बाद इंदिरा जी आती हैं और इंदिरा जी जो है 3 वार्षिक योजनाएं लागू करती हैं। लेकिन विपक्ष ने और कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस टाइम पीरियड को योजना अवकाश का काल कहा है, यानी कि योजना अवकाश का काल जो कहा जाता है, प्लान हॉलीडे, आलोचना करते हुए कहा जाता है। ठीक है, चौथी योजना पे आते हैं। चौथी योजना का काल जो है 1969 से 74 तक का रहा है। गाडगिल योजना पर आधारित इस योजना में स्थायित्व के साथ विकास यानी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति यानी प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस पर बल दिया गया। सूखा व 71-72 के भारत पाक युद्ध के कारण योजना के लिए वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक बहुत ही गंभीर पॉइंट हम देखते हैं कि शुरुआती जो कांग्रेस का टाइम रहा है उस समय युद्ध की स्थिति खूब बनी है। ठीक है, युद्ध की स्थिति, काफी ज्यादा युद्ध की स्थिति देखेंगे और उसके कारण जो है योजनाएं सफल नहीं हो पाई। तो युद्ध के कारण योजनाएं सफल नहीं हो पाई या फिर नीतियों में इतनी खामियां थी कि युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आप इन सब चीजों को आपको याद रखना होगा कि किन किन कारणों से शुरुआती योजनाएं जो हैं वो असफल रहीं और इन असफलता का इतना बड़ा देश को जो है कीमत चुकाना पड़ा कि उस पर फिर से हो सकता है कि एक बार जो है भारत फिर विचार करे कि कितना नुकसान हुआ। 1991 में हमने जो एलपीजी रिफॉर्म, सो कॉल्ड रिफॉर्म हमने किया, उस रिफॉर्म के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के सामने एक इस रूप में आ गई कि पूरी दुनिया की कंपनियां यहां आ रही हैं, व्यापार कर रही हैं, अपना लाभ कमा रही हैं, लेकिन भारत में गरीबी, बेरोजगारी जैसी स्थिति बढ़ती ही चली जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के कठपुतली हम बन के रह गए हैं। उसका कारण यही था कि योजना काल में, शुरुआती योजना काल में इस तरह के युद्धों के कारण, खराब नीतियों के कारण भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती ही चली गई। जबकि आजादी के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि स्वतंत्र सरकार एक बहुत बड़ा चेंज लाएगी, लेकिन उस चेंज के स्थान पर हम देखते हैं कि स्थिति और खराब होती ही चली गई। नियोजन की राजनीति इसी योजना से प्रारंभ होती है। इस दौरान मुद्रास्फीति के कारण वित्तीय घाटे में वृद्धि हुई। आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी के कारण गैर योजना व्यय अधिक हो गया। योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, ये 2 क्लासिफाई किया जाता था, अब तो उतना नहीं किया जा रहा है। तो गैर योजनागत व्यय यानी योजना से इतर जो व्यय है वो बढ़ रहा था। इसके अलावा राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, बढ़ता केंद्रीयकरण, इस तरह की चीजें जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है देखने को मिलती है। अब 5वीं योजना पे बात कर लेते हैं। 5वीं योजना का जो टाइम दिया गया है वो है 1974 से लेकर के 79 तक, लेकिन इसके संदर्भ में आप समझिएगा ये टाइम किसका रहा है। इंदिरा जी का जो टाइम है वो 1966 से लेकर के 77 और फिर 1980 से लेकर के 84, ये याद कर लेना इंदिरा जी का टाइमिंग, इंदिरा जी के प्रधानमंत्रित्व काल को याद आपको रखना है। तो आप देखिए कि 77 में कांग्रेस की सरकार पहली बार केंद्र में नहीं बनी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया और योजनाओं पर कांग्रेस का प्रभाव इतना ज्यादा था। होता क्या है कि जो भी सरकार रहती है उस सरकार की विचारधारा से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, पूरी नौकरशाही ऐसा हो जाता है कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा सत्ता, बहुत ज्यादा कमांड आ जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल अगर चेंजेस होता भी है, सरकार के स्तर पे चेंजेस होता भी है, तब भी संस्थाओं के स्तर पर कई बार चेंजेस नहीं हो पाते हैं। तो 5वीं योजना के बारे में बताते हैं कि जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई, यानी जनता पार्टी की सरकार आई, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, तो इन योजनाओं पर कांग्रेसी प्रभाव वाले लोगों का बहुत ज्यादा दबदबा था। इसके कारण ये योजना अपने पूरे काल को प्राप्त नहीं कर पाई, यानी 79 तक ये पूरी तरह से नहीं रह पाई। इसीलिए 1974 से
यह योजना कई बार 78 भी लिखा जाता है, क्योंकि 78 में इसको खत्म कर दिया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है छठी योजना स्टार्ट किया गया था 1978 से 8 के बाद। तो 1978 के बाद जो है एक छठी योजना स्टार्ट किया गया, इस योजना को यहीं खत्म कर दिया गया। लेकिन क्या होता है कि 1977 से लेकर के 1980 तक ही जनता पार्टी की सरकार रहती है, यानी कि 1978 से लेकर के 1980 तक मात्र ये 2 साल जो है वो छठी योजना जो कि जनता पार्टी के द्वारा स्टार्ट की गई थी वो 2 साल ही रहती है। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो नई सरकार आती है, यानी फिर से कांग्रेसी सरकार जो आती है, फिर से इंदिरा गांधी की सरकार जो आती है, इस 2 साल के छठी योजना के 1 साल को 5वीं योजना में एडजस्ट कर देती है। तो यानी कि 78 जो कर दिया गया था घटा के जनता पार्टी के द्वारा, पुनः जो है ये 79 हो जाता है। तो इसीलिए कई जगह आप जो है सो 1974 से 79 देखोगे, कई जगह जो 1974 से 78 देखोगे, तो अंततः आप 1979 ही मानना। ठीक है, 5वीं योजना को, चूंकि 1 साल यहां एडजस्ट कर दिया गया था। फिर 1 साल जो बचा था यहां 79 से लेकर के 1980 तक, उसको जो है वार्षिक योजना कांग्रेसी सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया। इस बात को समझ पाए आप? ठीक है, आगे भी स्लाइड में इस बात को और स्पष्ट समझोगे आप। तो जो 5वीं योजना थी इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया। गरीबी उन्मूलन को महत्व देते हुए एक नई योजना यानी 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई 1975 में, पीछे जो हम लोगों ने बात किया था। वास्तव में गरीबी उन्मूलन को इंदिरा गांधी के टाइम में राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा भुनाया गया। कई बार यह कहा गया कि यह मात्र जुमला है, यह वाकपटुता है, सिर्फ राजनीति है। ठीक है, और गरीबी को खत्म करना है, ऐसा बार बार जो है वो अपने भाषणों में और नारों में कहा गया। लेकिन वास्तविक इसका जो असर ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। इसीलिए हम देखते हैं कि स्थिति और बद से बदतर होती चली जाती है। लोक लुभावने वादे और योजनाएं ये सब तो लागू किया गया, लेकिन उसका अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ा, जिसका असर जो मैंने पीछे आपको कहा था कि 1991 में हमें जो है IMF के सामने एक तरह से भीख मांगना पड़ा। ठीक है, और भीख ऐसे तो मिलता नहीं है, भीख कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति अपने शर्तों पे देता है। तो IMF ने भी अपने शर्तों पर उस समय हमें ऋण दिया और उसका नतीजा LPG रिफॉर्म के रूप में सामने आया। ठीक है, तो उस समय गरीबी उन्मूलन का जो नारा दिया गया वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव ग्राउंड लेवल पे नहीं देखने को मिला। वैसे बहुत सारी योजनाएं तो लागू की ही गई। अत्यधिक मुद्रास्फीति दर के कारण सरकार ने मुद्रास्फीति को स्थायी बनाने का एक नया कार्य RBI को सौंपा। ये RBI काम आज भी कर रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीयकरण की नीति जारी रही। अब छठी योजना पे आते हैं, जो कि मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में स्टार्ट की गई थी, लेकिन ये कंप्लीट अपने टेन्योर को कर नहीं पाया और इस तरह से छठी योजना 2 हो गई। एक जो छठी योजना है मोरारजी देसाई वाली यानी जनता पार्टी वाली, और एक दूसरी छठी योजना हम देखेंगे जो कि फिर से कांग्रेस ने छठी योजना स्टार्ट किया। और इस छठी योजना का जो 2 साल वास्तव में ये अपना टाइम पूरा नहीं कर पाया और 1978 से 80 तक ही रह पाया, यानी कि इस छठी योजना का 2 साल ही उपयोग हो पाया। तो इस 2 साल के 1 साल को 5वीं योजना में एडजस्ट कर दिया गया और 1 साल को वार्षिक योजना मान लिया गया। इसलिए छठी योजना आपको 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऑफिशियल छठी योजना नहीं माना जाता है। ठीक है, फिर भी घोषित तो किया ही गया था, तो देख लेते हैं। जनता पार्टी की सरकार ने रोलिंग प्लान के नाम से छठी योजना शुरुआत की। इस योजना को नाम दिया क्या? रोलिंग प्लान। वैसे एक बात और आपको बता दूं, रोलिंग प्लान का मतलब क्या था? रोलिंग मतलब होता है कंटिन्यूटी, रोलिंग मतलब होता है कंटिन्यूटी। तो प्लान को कंटिन्यू करने के हिसाब से ये योजना लॉन्च की गई थी। लेकिन एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि रोलिंग प्लान के नाम से घोषित तो किया गया, लेकिन भारत के ऑफिशियल प्लानिंग के डॉक्यूमेंट में रोलिंग प्लान जैसा कुछ भी नहीं है। क्या इस बात को समझ पाए आप? जनता पार्टी की सरकार ने रोलिंग प्लान के नाम से इस छठी योजना को स्टार्ट तो किया, लेकिन भारत के ऑफिशियली प्लानिंग डॉक्यूमेंट में रोलिंग प्लान जैसा कुछ भी टर्म का यूज कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, और पीछे जो आपने देखा था कि जो 3 वार्षिक योजनाएं थी, तो कई बार उसको भी लोग रोलिंग प्लान बोलते हैं, यानी कंटिन्यूटी के लिए जो प्लान स्टार्ट किया जाए, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इस टर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन कांग्रेसी सरकार के पुनः सत्ता में आने यानी कि 1980 में सत्ता में आने पर इस योजना को निरस्त कर एक नई छठी योजना
80 से 85 की शुरुआत की गई और यही छठी योजना जो है ये ऑफिशियल भारत की छठी योजना फिर बनी। इसको निरस्त कर दिया गया, इसीलिए इसको मैंने जो है थोड़ा अलग फॉन्ट में यहां दर्शाने का प्रयास किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 वर्ष पूरी कर चुकी इस योजना के पहले वर्ष को 5वीं योजना में जोड़ दिया गया, दूसरे वर्ष को एक वार्षिक योजना घोषित कर दिया गया। इस प्रकार जनता पार्टी द्वारा घोषित छठी योजना को भारत की आधिकारिक योजना नहीं माना जाता है। इस योजना की विशेषताएं क्या थी? इस योजना की विशेषताओं को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि अभी तक योजनाएं जो लागू की जा रही थी उसमें जो नीतियां थी वो कांग्रेस की नीति थी, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे कि कांग्रेस की नीति से इतर कुछ अन्य नीतियां जो है योजना में शामिल करने का प्रयास किया गया। वैसे इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ पाया क्योंकि 2 ही साल ये रह पाया, लेकिन फिर भी जो माइंडसेट था, जो सोच थी, उस सोच को जानना आवश्यक है और कहां तक ये प्रासंगिक था उसको भी हम लोग समझ जाएंगे। जैसे कि इसमें नए आर्थिक विचारों पर फोकस किया गया, विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लगभग नकार दिया गया। ये एक तरह से अच्छी बात भी थी क्योंकि जनता पार्टी की सरकार को एक तरह से राष्ट्रवादी पार्टी माना जाता था, राष्ट्रवादी सरकार माना जाता था, तो इस कारण से वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। सामान्य रूप से निवेश यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम दूसरे की पूंजी का उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है या खराब बात है? जैसे कि एक व्यापारी है, व्यापार करता है, तो वो किसी से कर्ज ले सकता है, उस कर्ज से अपने व्यापार को बढ़ाएगा, ये तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट भी देना पड़े तब भी वो लाभ कमा सकता है। लेकिन किसी को अपना घर चलाना हो और वो कर्ज पे कर्ज लिए जाए तो अच्छी बात है क्या? नहीं अच्छी बात है। वैसे कोई देश अगर किसी अन्य देश को या अन्य देश की कंपनी को निवेश के लिए आमंत्रित करता है तो उसका फायदा भी है, लेकिन उसका एक सीमित फायदा है। तो जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को समझा कि विदेशी निवेश का एक सीमित फायदा भारत को मिलेगा और इसके नुकसान भी होंगे, क्योंकि हमारे धरती पर हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करके कोई विदेशी कंपनी यहां लाभ तो कमाती है, लेकिन उस लाभ से हमें कितना फायदा हो रहा है? हमें रोजगार मिलेगा और अन्य चीजें होंगी, लेकिन साथ ही साथ प्रदूषण होगा, हमारे यहाँ के संसाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल होगा। भारत में पेप्सी और कोक और इस तरह की हजारों कंपनियां अपना उत्पादन का कार्य करती हैं, यहाँ के पानी का उपयोग करके करती हैं। भारत में किसान पानी की कमी के कारण आत्महत्या करते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि इन कंपनियों को पानी की कभी कमी हो गई और कंपनियां बंद हो गई? नहीं। तो विदेशी कंपनियां जब किसी देश में आती हैं तो अपने शर्तों के आधार पर आती हैं और सरकार सामान्यतः उन शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य भी होती है, ठीक है। तो विदेशी निवेश की अपनी सीमाएं हैं, ये सरकार उस बात को समझ रही थी। इसके अलावा मूल्य नियंत्रण पर फोकस किया गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का नवीनीकरण किया गया, छोटे उद्योगों पे फोकस किया गया, ग्रामीण उद्योगों पे फोकस किया गया, ग्रामीण विकास पे फोकस किया गया, कृषि पर फोकस किया गया। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स के रूप में हाईलाइटेड इसको आप कर सकते हैं। इसको हाईलाइट आप कर लीजिएगा जब आप नोट्स बनाइएगा। पंचायती राज संस्थाओं का भी पुनरुत्थान किया गया, ठीक है। और आप कहेंगे कि छोटे उद्योगों पे बल, कृषि, ग्रामीण विकास, ये तो कांग्रेस सरकार भी कह रही थी, लेकिन यहां आत्मनिर्भरता पे ज्यादा फोकस किया गया था जनता पार्टी की योजना में। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं छठी योजना पर, जो कि ऑफिशियल छठी योजना है, यानी कि 80 से 85, ठीक है। इसमें फोकस किया गया और कहा गया गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन नारा दिया गया। वाक्पटुता कह सकते हैं, जुमला कह सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो आज भी हम जानते हैं कि गरीबी बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। पहले लोगों के पास जमीन, सोना, चांदी की मात्रा जितनी थी, आज जो है ग्राउंड लेवल पे देखें तो इन सब चीजों में कमी आ रही है। लोग जितने स्वस्थ थे, स्वास्थ्य के स्तर में कमी आई है। बीमारियों की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ी है, तो गरीबी तो बढ़ी रही है। कई बार गरीबी दिखती नहीं है, लेकिन गरीबी धीरे धीरे जो है अपना स्थान बनाते चली जाती है। आज एक व्यक्ति को एक बच्चे के साथ या 2 बच्चे के साथ एक छोटा फैमिली अगर है तो उसको चलाना एकदम बहुत मुश्किल कार्य हो गया है, ठीक है। उस समय लोगों के पास 3-3, 4-4 बच्चे होते थे, तब भी आराम से गांव में रहते थे। तो गरीबी बढ़ी है या घटी है, ये बहुत विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन अमूमन अगर हम आसपास देखें तो गरीबी की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ी ही है, घटी नहीं है। लेकिन उसी समय से ये नारा दिया जा रहा था, गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक अधिसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया, वहां रोड और अन्य चीजों पर। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन
लक्ष्य समूह दृष्टिकोण, टारगेट ग्रुप अप्रोच आदि की शुरुआत उस समय की गई थी। अब 7वीं योजना पे आते हैं। 7वीं योजना 85 से 90 इनके टाइम में स्टार्ट किया गया। इसमें तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार, सामान्य उत्पादकता में बढ़ोतरी आदि आदि पर फोकस किया गया। इसके लिए कोई ठोस वित्तीय नीति लेकिन नहीं अपनाई गई और उसका असर ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था डूबते डूबते रही। मतलब डूबते डूबते बची ये कहना मुश्किल है, क्योंकि डूबते डूबते आईएमएफ का सहारा लेना पड़ा और वो और समस्या का जड़ बन रहा है आज की तारीख में, हम जानते हैं इस बात को। तो अर्थव्यवस्था भुगतान संतुलन संकट यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी जो है उसका संकट झेल रही थी। वित्तीय घाटे की चपेट में भारतीय अर्थव्यवस्था उन बड़े ऋणों की शर्तों को पूरा करने में नाकाम हो रही थी जिस पैसे के आधार पर सरकार चल रही थी, यानी सरकार का चलना मुश्किल हो गया। ये स्थिति इन साहब के टाइम में आई। इसके बाद जो है 2 वार्षिक योजनाएं लाई जाती हैं, वो हैं 2 एनुअल प्लान्स। तो केंद्र में तेजी से जो राजनीतिक उठापटक हो रहा था, राजनीतिक जो बदलाव हो रहा था, उसके कारण जो है 2 वार्षिक योजनाएं स्टार्ट करनी पड़ी और ये रहा है 1990 से 91 तक और 1991 से 92 तक। ये 2 वर्ष जो है ये 2 वार्षिक योजनाओं के रूप में रहा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो जो एलपीजी का जो टाइम है वो इसी 2 वार्षिक योजना के टाइम में है। इस बात को बहुत ध्यान में रखेंगे और ये पीटी का एक प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, 8वीं योजना की शुरुआत समय पर नहीं हो पाई। समय पे क्यों नहीं 8वीं योजना की शुरुआत हो पाई? 7वीं योजना के बाद क्यों हमें 2 एनुअल प्लान बनाना पड़ा? तो उसके लिए कुछ कारण गिनाए जाते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था का पुनर्संरचना संबंधी सुझाव, यानी कि वही रिफॉर्म करना है, तो इसको लेकर के एक सुझाव दिया गया था। तो नया प्लान बनाने से अच्छा है कि पहले सुधार कर ही लें। कौन दे रहा था सुझाव? तो हम लोगों ने वॉशिंगटन सहमति पे बात किया था। वॉशिंगटन सहमति है ना, तो वॉशिंगटन सहमति के ही कारण अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से दबाव हम कह सकते हैं कि था। विश्व भर में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया, 1980 के दशक के अंत की वित्तीय असंतुलन की स्थिति, ये सब। एक बात ये कुछ अर्थशास्त्रियों विशेषज्ञों के द्वारा कहा जाता है, राजीव दीक्षित जी ने भी इस बात को बहुत बोला और बहुत सारे लोग इस बात को जान रहे हैं कि वास्तव में 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म किया गया, वो एलपीजी रिफॉर्म कैसे हो गया? क्या वो संयोग से हो गया? जबकि उस समय हम देखते हैं कि पूरे विश्व में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया की बात करी जा रही थी। ठीक है, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया पूरे दुनिया में किया जा रहा था, भारत में भी हो गया। तो भारत में पहले आर्थिक स्थिति खराब हुई, मतलब भुगतान संतुलन की संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब आईएमएफ के पास जो है हम कर्ज लेने के लिए जाते हैं और एक पूरा का पूरा नया प्लान हम लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, एक तरह से नई इकोनॉमी का पूरी तरह से मतलब जो ढांचा था वो चेंज हो गया। ये ऐसा क्या संयोग से हुआ या फिर इस तरह की स्थिति को उत्पन्न करने में इसके पीछे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इस तरह के अमेरिकी संस्थाओं का हाथ था? ये तो खैर एनालिसिस करने वाले बताएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का इस तरफ इशारा रहता है, क्योंकि संयोग से तो इतनी बड़ी बात नहीं हो जाती है कि हमने कुछ कर्ज लिया और पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है एक अलग तरह से फंक्शन करने लगी। सत्ता में आई नई सरकार। जून 1991 के निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 1990-91 तथा 91-92 को 2 वित्तीय योजनाओं के रूप में रखा गया एलपीजी के टाइम में। ठीक है, तो आज का क्लास हम इसी के साथ खत्म करेंगे। आप वंदे मातरम आईएएस टेलीग्राम चैनल है, पूरी तरह से फ्री है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप एक है, इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको 399 रुपीज शुल्क के रूप में देना है। उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप इकोनॉमिक क्लास सपोर्ट में ऐड कर लिया जाएगा। वहीं इस क्लास के रिगार्डिंग जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको शेयर किए जाते हैं और साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी डाउट है तो आप संपर्क कर सकते हैं, साथ ही साथ अलग से सेशन भी लिया जाएगा। आप इसमें जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे अपने नाम और डिटेल के साथ, शुल्क अदा करके आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में उसका जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।